ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, जरा इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। विद्युत फ्यूज का सिद्धांत क्या है? इसका आंसर दिया विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव है, इसका सिद्धांत है ये। और जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उससे क्या होता है, गल जाता है। और विद्युत फ्यूज जो है मुख्य रूप से उसका काम ही यही होता है, घर में शॉर्ट सर्किट को रोकना। तो आज का जो अपना वीडियो होगा वो इसी प्रकार के सवाल होंगे जिस प्रकार के आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और सटीक सवाल होंगे बिल्कुल ही। 1 मिनट भी हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं फोकट का मोटिवेशन में। बीच बीच में लेक्चर में बहुत सारे मोटिवेशन देते हैं बहुत सारे टीचर, मैं ऐसा काम कभी नहीं किया जीवन में। अच्छे से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और प्योर लेक्चर होता है, शुरू से अंत तक केवल और केवल पढ़ाई, उसके बाद वीडियो समाप्त। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम। इसी प्रकार से पढ़ना चाहिए। शुरू करते पहले सवाल से ध्यान रखिएगा कि जितने भी सवाल आपको मैं करवाऊंगा सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही होते हैं। सिलेबस ही इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस में अगर कोई एक टॉपिक लिखा हुआ है, भले ही आज तक उससे नहीं पूछा हो तो अगली बार उससे पूछ सकता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं, इसलिए वीडियो को हमेशा अंत तक देखा कीजिए, ओके। जिससे क्या होगा, आपका कोई भी टॉपिक या कोई भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, ओके। शुरू करते पहले सवाल से। पहला क्या है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आकर्षित होता है, आवेशों के मान पर निर्भर करता है, आवेश के बीच की दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता है। आवेश का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज होता है। आवेश का मतलब जैसे पॉजिटिव और निगेटिव आपने सुना होगा ना, तो ये चार्ज होता है, ओके। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार का लगता है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं, यानी कि तीनों स्टेटमेंट गलत दिए हुए हैं। आकर्षित होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो ये आकर्षित नहीं होगा, ये तो दूर होगा। आवेशों का मान पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल निर्भर करता है आवेश के मान पर। आवेश के मान पर ही तो निर्भर करता है। आवेश के बीच की दूरी बढ़ने से या बढ़ता है, नहीं घट जाते हैं। आवेश के बीच के जब दो चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच में अगर दूरी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आवेश पर लगने वाला बल जो है वो कम हो जाता है, ओके। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये तो इनका फॉर्मूला लिखा हुआ है। बाकी क्या लिखा हुआ है कि दो आवेशों के मध्य कार्यरत बल की प्रकृति आकर्षण या प्रतिकर्षण आवेश की प्रकृति पर निर्भर करती है। दोनों आवेशों के मध्य बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात यह आवेशों के मान पर निर्भर करता है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बढ़ेगा तो आवेश जो के बीच में जो बल लगता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो बल लगता है वो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अतः आवेश के मध्य दूरी बढ़ने पर बल का मान जो होता है वो घट जाता है। अगला सवाल क्या है? स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश से प्रारंभ होकर धनावेश पर समाप्त होती हैं। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदापि नहीं काटती हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बनता है उनके बारे में पूछा जा रहा है आपसे, और कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स शब्द हैं थोड़े से हिंदी कठिन, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देना हो चाहे 1 और 3 होना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ, बी आंसर हो जाएगा 1 और 3। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, ये सही है यहाँ पर। और क्षेत्र रेखीय ऋणावेश से प्रारंभ होकर धनावेश पर समाप्त होता है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदापि नहीं काटती, ये भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ दे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये, और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फोटो में भी आप देख सकते हैं कि निगेटिव से प्रारंभ होकर पॉजिटिव पर नहीं जा रहा है, बल्कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, ओके। और क्या है दिए गए कथनों में 1 और 3 सत्य है। विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं क्योंकि ये धनावेश पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं तथा ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। लूप तो तब बनेगा ना जब वो फिर से वापस आ जाएं, ओके। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तथा ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि यदि वे काटती तो उनका काटन बिंदु पर दोनों बल रेखाओं पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात उस बिंदु पर नेट विद्युत जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो असंभव होता है। यानी कि दो विद्युत का जो फील्ड होता है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ओके। और अगला क्या है? क्योंकि दूसरा कथन असत्य क्यों था? क्योंकि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर शून्य होता है। ये यहाँ पर सत्य दिया हुआ है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान जो होता है वो समान ही होता है। इसलिए समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं का मध्य विभवांतर का मान जो होता है वो भी शून्य होता है तथा समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र में आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य हमेशा शून्य ही होगा। अगला है संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें क्या होता है? कितना खराब हिंदी लिखा है इन्होंने। संधारित्र का मतलब होता है कैपेसिटर।
कैपेसिटर का नाम सुना है आपने? कैपेसिटर के ही बारे में बोला जा रहा है। कैपेसिटर एक संयोजन है। किसका संयोजन है? बहुत ही ख़राब हिंदी लिखा है इन्होंने। मेरे पास कोई और ऑप्शन होता तो कभी इस बुक को नहीं करवाता। इसका आंसर ए दिया है इन्होंने। इसका आंसर ए दिया है। आवेश पर्याप्त मात्रा में संचित रहता है। इसका आंसर ये क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। कैपेसिटर क्या करता है? थोड़ी देर के लिए चार्ज को अपने अंदर में संचित रखता है। यही तो काम होता है कैपेसिटर का। फैन वगैरह में देखिए आपके कैपेसिटर लगा होगा। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाता है। कैपेसिटर एक समायोजन है जिसमें किसी चालक के आधार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। सामान्यतः संधारित्र किसी विद्युत रोधी के द्वारा पृथक दो चालकों का निकाय होता है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि वो क्या हो, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समान विभव पर हो या उनका दोनों का वोल्ट का अगर वोल्टेज समान ही होगा तो दोनों का वोल्टेज अगर समान हो तो कभी भी क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों भाई? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती दोनों पर विभव का मान समान हो जब, क्योंकि विद्युत धारा आवेश प्रवाहन के कारण प्रवाहित होती है और आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ में चलता है। विद्युत धारा संबंधी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है क्या? जो चार्ज के फ्लो का रेट होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट की दिशा परिपथ में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के अनुरूप होती है। अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो सही तो इलेक्ट्रिसिटी बहती है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह जो होगा वो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अपोजिट में चलता है, तो दूसरा तो गलत ही होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि विद्युत धारा की दिशा परिपथ में प्रोटॉन के प्रवाह की दिशा के अनुरूप होती है। विद्युत धारा की दिशा परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो छठे का आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए बी। 1 और 4 जो दिया हुआ है वो यहाँ पर सत्य दिया हुआ, दूसरा और तीसरा जो है वो असत्य दिया हुआ है। विद्युत धारा से संबंधित ये कथन 1 और 4 सही है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के साथ इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा विद्युत धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। यहाँ पर Q क्या है? चार्ज है। ओके। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। परिपथों में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो एमीटर का, या एम्पियर मीटर बोलते हैं इसको। एमीटर या एम्पियर मीटर दोनों ही बोलते हैं। SI मात्रक होता है इसका ये। परिपथ में विद्युत धारा का मापन हेतु एमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में यानी कि सीक्वेंस में जोड़ा जाता है। पैरेलल सीरीज और सीक्वेंस सीरीज आपने पढ़ा होगा, तो उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तथा वोल्ट मीटर द्वारा परिपथ की वोल्टता का मापन किया जाता है। इस परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ने पर थर्मामीटर द्वारा ताप तथा हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता का मापन किया जाता है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। दो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, ऐसे पदार्थ विद्युत चालक कहलाते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने देते हैं वो कंडक्टर कहलाते हैं क्या? तथा जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देते हैं वो विद्युत रोधक कहलाते हैं, वो इंसुलेटर कहलाते हैं, ऐसा बोल रहा है। मानव शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। आपका शरीर क्या विद्युत का चालक है? कंडक्टर है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता ही होगा इसका, तो 8 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं सही दिए हुए हैं। मानव का शरीर जो होता है ये कंडक्टर के तौर पर काम करता है। कंडक्टर के तौर पर अगर काम नहीं करता तो आपको इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगती है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन से विद्युत चालक के उदाहरण हैं? थर्मोकोल, रबर, कांच, एल्यूमिनियम की पत्ती। तो इसका आंसर क्या हो जाए? केवल और केवल एल्यूमिनियम है जो इसमें से कंडक्टर का काम कर सकती है, बाकी सभी इंसुलेटर हैं। जो बड़े बड़े पोल पर आपने देखा होगा तार वगैरह लगाते हैं, इलेक्ट्रिक मैन जो होते हैं वो किसका उपयोग करते हैं? तो रबर के दास्ताने का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि रबर जो होता है वो इंसुलेटर का काम करता है। ओके। कांच भी होता है इंसुलेटर। अगला, निम्न से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो इनमें से सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। चांदी का अगर आप घर में तार लगाएंगे तो घर का बिजली का बिल कम आएगा, लेकिन जिसके पास चांदी का तार लगाने की हैसियत होगी वो बिजली बिल की परवाह थोड़ी नहीं करेगा, क्योंकि चांदी बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। किसका? तो इलेक्ट्रिसिटी का होता है। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। ओम के नियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। किसी चालक के तार के ओम का नियम तो पढ़ा होगा आपने। किसी चालक
तार के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर जो होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ऐसा कह रहा है ये। यह नियम केवल धात्विक चालकों तथा मिश्र धातुओं के लिए ही लागू होता है। कौन सा सही होगा? तो देखिए दोनों सही है, दोनों के दोनों यहाँ पर सही है। और V बराबर जो IR होता है ना, ये यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर यही है ओम्स का लॉ। ओके, तो देखिए यहाँ पर V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के हो रहा है ना। I बढ़ेगा तो V बढ़ जाएगा, V बढ़ेगा तो I को बढ़ना ही पड़ेगा। तो यही तो बात कर रहा है यहाँ पर। ओके, V क्या है? वोल्ट है, I क्या है? करंट है। अगला सवाल है, किसी चालक के प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। देखिए कंडक्टर वगैरह से सवाल पूछे गए हैं। किसमें? TRE में एक सवाल था कंडक्टर से, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। कोई चीज़ कितना ज़्यादा रेसिस्टेंस का काम करेगा ये उसकी लंबाई पर निर्भर करता है क्या? एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा लेंगे तो वो रेसिस्टेंस नहीं होगा क्या उसके भीतर में? सोचिएगा, एक बार सोचना चाहिए। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा D। 1 2 3 तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं, यहाँ पर सभी सही हैं। P यहाँ पर क्या है? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। L है चालक की लंबाई। A है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और यही है वो फॉर्मूला। नियत विभव पर किसी तार के प्रतिरोध को बढ़ाकर दोगुना किया जाए तो विद्युत धारा पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगी। अगर प्रतिरोध आप बढ़ा दोगे, R को अगर आप बढ़ा दोगे तो विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है? I बराबर क्या है? VR, V/R है। तो अगर R को आप बढ़ा देंगे तो I क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। यही तो पूछा गया है आपसे। आधे ज़्यादा सवाल तो इसी प्रकार के फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। कथन कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, जो विद्युत आपके पास प्रेस जो कपड़ा पर करते उसके बारे में बात हो रहा है। टोस्टर देखा होगा आपने, ब्रेड को टोस्ट बना देता है। आदि सामान्य वैद्युतापन युक्तियों में किया जाता है। किस का? तो मिश्र धातु का। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अधिक होती है। मिश्र धातु का जो प्रतिरोध होता है, जिन जिन धातुओं को मिलाकर उससे बनाया गया है, उससे ज़्यादा होता है क्या? ये पूछा गया है आपसे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा A। कथन और दोनों सही हैं और व्याख्या भी बिल्कुल सटीक कर रहा है। मिश्र धातु का उपयोग इन सभी जगहों पर किया जाता है। और इससे मिश्र धातु का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उच्च होती है या ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। एक चीज़ आपने गौर नहीं किया होगा, मैं आपको गौर करवाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है? रेसिस्टेंस के तौर पर उसका उपयोग कर रहे हैं हम। किसका? मिश्र धातु का। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि हमें उसको गर्म करना है। सारे एप्लीकेशन देखिए क्या है? गर्म करने वाले हैं। अब हीटर की जगह पर वो दे देगा गीजर, तो क्या उसमें नहीं है क्या? है ना, उसमें भी तो वही फंक्शन हो रहा है। टोस्टर में भी तो वही चीज़ कर रहा है, वो गर्म कर रहा है, हीट उत्पन्न कर रहा है। ऐसा इलेक्ट्रिक वो यंत्र है जो हीट उत्पन्न कर रहा है। तो उसमें किसका उपयोग होता है? मिश्र धातु का उपयोग। क्यों उपयोग करता है? क्योंकि वो रेसिस्टेंट के तौर पर काम करता है और विद्युत धारा का प्रवाह फ्लो होता रहता है उसमें, और उससे कारण क्या होता है? गर्म हो जाता है वो। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ती है। रेसिस्टिविटी जो होती है, रेसिस्टेंस जो होता है, मतलब मान लीजिए कि कोई चीज़ बैड कंडक्टर है, जैसे एक ऐसा मेटल लिया हमने जो मेटल होते हुए भी बैड कंडक्टर है, तो उसको गर्म करने पर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? मुझे बताइए ज़रा। और अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि कम होगी? मुक्त इलेक्ट्रॉन से ही तो कंडक्टिविटी होती है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसमें क्या हो जाता है? तो बैड कंडक्टर हो जाता है। और सेमी कंडक्टर किनको बोलते हैं? जिनको एक विशिष्ट ऊष्मा चाहिए होती है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, इनको थोड़ा सा हीट चाहिए, उसके बाद ये कंडक्टर का काम करते हैं, इसलिए इनको सेमी कंडक्टर कहा जाता है। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो देखते ही हैं। दूसरा तीसरा, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। 15 का आंसर हो जाएगा C। 1 और 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। 1 और 3 जो है वो सत्य दिया हुआ है। व्याख्या भी मैं पढ़ देता हूँ। रेसिस्टिविटी पदार्थ का एक गुण है। प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करता है। चालक का जो ऑलरेडी कंडक्टर है, चालक है, ऑलरेडी कंडक्टर है, का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। कथन 2 असत्य है, क्योंकि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। देखिए मुझे इसके आंसर पर डाउट हुआ 15 नंबर के। मैं पढ़ रहा था तभी मुझे डाउट हो रहा था कि ये क्या आंसर दिया हुआ है। इसका 1 और 3 नहीं होना चाहिए, इसका 2 और 3 होना चाहिए। पहला गलत है, यहाँ पर पहला गलत दिया हुआ है। दूसरा और तीसरा जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। पहला को अगर आप काटेंगे तो दूसरा और तीसरा आंसर हो जाएगा। देखिए जब टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टिविटी जो होता है वो कम हो जाता है।
जबकि यहाँ पर क्या दिया है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। यहाँ पर ये गलत है। जो उसकी प्रतिरोधकता है वो रेसिस्टिविटी है, वो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। और बाकी लंबाई जो है उस पर डिपेंड करती है, तभी तो हमारे विद्युत लाइन जो होते हैं उसमें बहुत सारा हानि का जो विद्युत होता है उसका हानि हो जाता है। जहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है वहाँ से घर तक पहुँचते पहुँचते विद्युत का हानि क्यों हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े तारों से गुजरता है तो उसमें बहुत सारा विद्युत का हानि हो जाता है। तीसरा भी सही दिया हुआ था, तो इसका आंसर 2 और 3 होना चाहिए। एक बार आप भी रीचेक जरूर कीजिएगा, कुछ इस सवाल में गलती रहते हैं। बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करने में किसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। देखिए, जब भी आपको ये पूछा जाए कि ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो क्या करना है, आपको ये देखना है कि इनपुट में क्या मिल रहा है और आउटपुट में क्या मिल रहा है उसका। देखिए, बैटरी जो होता है उसमें इनपुट में क्या होता है, उसमें कुछ केमिकल होते हैं, यही तो होता है। तो केमिकल है तो केमिकल एनर्जी। आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, तो आउटपुट में क्या हो गया, बिजली। तो किसको किस में बदल रहा है, तो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल रहा है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा से हम लोग प्राप्त करते हैं। विद्युत सेल में दोनों सिरे धनात्मक होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया, पहला ही गलत हो गया। विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को मिलाने पर उनके रासायनिक पदार्थ शीघ्र खर्च हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कथन 2 सही दिया हुआ है, कथन 2 सही दिया हुआ है, बी आंसर हो जाएगा। वैसे शीघ्र नहीं खर्च हो जाते रासायनिक पदार्थ, ये भी यहाँ पर डाउटफुल है, लेकिन फिर भी इन्होंने बी आंसर दिया हुआ है, शीघ्र नहीं खर्च होते। कोई भी विद्युत का जो बैटरी होता है वो शीघ्र नहीं खर्च हो जाता है, हाँ धीरे धीरे उसका टाइम पीरियड होता है, सबका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। इसका आंसर बी दिया हुआ है, केवल दूसरा यहाँ पर सही है। ओके, अगला है कि बंद परिपथ क्लोज सर्किट में विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के टर्मिनल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, धनात्मक से ऋणात्मक होती है क्या, तो फिर इलेक्ट्रॉन की दिशा कहाँ से होती है, बताइए मुझे। 2 या अधिक सेलों से बने संयोजन को बैटरी कहते हैं। इसमें एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से समायोजित होता है या संयोजित होता है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है सही दिए हुए हैं। ओके, स्विच से संबंधित नियम से कौन सा कथन सत्य है। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग केवल बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए किया जाता है। स्विच का उपयोग तो हम लोग हर चीज़ के लिए ही करते हैं, केवल बल्ब के लिए थोड़ी नहीं करते, हर चीज़ के लिए करते हैं। केवल शब्द देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि केवल स्विच का उपयोग केवल बल्ब के लिए आप लोग करते हो गया, फैन नहीं चलाते हो, बिल्कुल चलाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दूसरा गलत है, फैन, एसी, कूलर सबके लिए स्विच का उपयोग होता है। अगला है आपका कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है तथा उससे विद्युतीय धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। लगातार अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे फ़ोन चार्ज हो रहा है अगर आपका, और आपने चाइनीज़ चार्जर लिया होगा, तो तार को अगर आप छुएंगे तो तार गर्म हो जाता है, ये है ना। ये यही बोला गया तापीय प्रभाव क्या होता है क्या। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक के भांति व्यवहार करता है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो सी, यानी कि दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो है दिए हुए हैं वो दोनों सत्य दिए हुए हैं। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल 21 नंबर के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा निम्न से किस पर निर्भर करती है। जो कोई प्रतिरोध है उसमें लगा हुआ, मान लीजिए कोई आर रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ये जो प्रतिरोध इसमें उत्पन्न होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, प्रतिरोध उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा पर, प्रतिरोधक के प्रतिरोध पर, विद्युत धारा के प्रवाह में लगे समय पर, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी पर डिपेंड करता है। ओके, कोई रेसिस्टेंस जो है, जैसे हीटर है, हीटर ही ले लीजिए, हीटर जो गर्म होता है तो वो किन किन चीज़ों पर उसका कारण वो गर्म होता है या किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो हो जाएगा कि भाई उसमें कितने देर से आपने हीटर को चला रखा है, जितने देर से चला कर रखेंगे उतना ज़्यादा वो गर्म होता जाता है, पहला तो यही होगा आपका। दूसरा क्या है, प्रतिरोध के उसमें किस प्रकार का आपने मेटल लगाया हुआ है। अगर आपने अच्छे किस्म का मेटल लगाया होगा तो वो अच्छे तरीके से गर्म होगा, नहीं तो वो नहीं गर्म होगा। यही तो पूछा है आपसे। अगला सवाल है कि विद्युत फ्यूज का सिद्धांत क्या है, तो मैंने बता ही दिया था। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो होता है उसी पर विद्युत फ्यूज काम करता है। हीटिंग इफेक्ट जो होता है विद्युत धारा का, उसी पर। विद्युत फ्यूज के समय निम्न कथनों में विचार कीजिए। फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ को क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, तो सही है। इसका उपयोग लघुपथन शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए किया जाता है। उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। विद्युत धारा में जो भी तार लगाया जाएगा उसका गलनांक क्या होगा, उसका गलनांक क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, गलनांक हमेशा कम होगा। ओके, अगला है आपका
देखिए यहाँ पर विद्युत परिपथ में लघु पतन शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि टंगस्टन धातु के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया तो ये सत्य है। टंगस्टन उच्च गलनांक के प्रबल धातु होते हैं। देखिए विद्युत बल्ब के अंदर जो धातु लगा होगा उसका गलनांक क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सारे के सारे सही दिए हुए हैं। विद्युत बल्ब में उसका उपयोग किया जाता है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से निम्न से कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें से और नाइट्रोजन और आपका आर्गन जो होता है, ये दोनों अक्रिय गैस का मतलब होता है ये दोनों जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं लेकिन जगह छेकते हैं। तो इसलिए विद्युत बल्ब में इनको भरा जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें अगर कोई और गैस भरेंगे, मान लीजिए ऑक्सीजन गैस भर देंगे तो आग लग जाएगी, और अगर कोई दूसरा गैस भरेंगे तो इसी प्रकार कोई ना कोई रिएक्शन हो जाएगा गर्म होने पर। लेकिन नाइट्रोजन और आर्गन जो होते हैं ये बल्ब को निर्वात से भी बचाते हैं और अच्छी तरीके से बल्ब जल भी जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 25 का। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्यों। फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। बल्ब पूर्ण रूपेण से निर्वातित नहीं किया जा सकता। फिलामेंट की सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। तो 36 का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये सभी कारण होते हैं जिनके कारण से उनका आयु कम होता है। 27 नंबर सवाल है कि एक मकान में दो बल्ब में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है, अवरोध किस में ज़्यादा है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंद रोशनी वाले बल्ब में अवरोध ज़्यादा है। देखिए आपने देखा होगा पहले एक बड़ा सा बल्ब आता था, है ना, उसमें अगर उसी वोल्टेज पर आप उसको जलाएंगे तो क्या होता था, कम रोशनी देता था। क्यों भाई, क्योंकि उसका अवरोध जो है वो ज़्यादा होता है। वहीं जो ज़्यादा चमक रहा है वो क्या होता है, उसका अवरोध तुलनात्मक रूप से कम होता है। मंद रोशनी वाले बल्ब में अवरोध जो होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। ओके, फॉर्मूला देखिए यहाँ पर P बराबर V² लिखा हुआ है, यानी कि P जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो R के होगा। यही तो यहाँ पर बोल रहा है, P फॉर पावर ही तो है, शक्ति ही तो है। विद्युत लेपन विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया है। विद्युत लेपन से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब है कि किसी पदार्थ का पर कोई और धातु हम चढ़ा रहे हैं, ये पूछा गया। विद्युत लेपन का मतलब यही होता है। विद्युत लेपन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक उपयोग है। आभूषण बनाने वाले सस्ते धातुओं पर विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। आपने सुना होगा कि सोना पर पानी चढ़वाया, तो पानी चढ़वाने का क्या मतलब होता है, उसको बैटरी में लेते हैं, एक धारा को दूसरे छोर पर लगा कर छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ सोना लगा देते हैं। इससे क्या होता है, रात भर में सोना के कण जो है वो दूसरे साइड पर जाके चिपक जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सोने का पानी चढ़वाया है, तो यही होता है। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं इसको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और क्यों है ये, आभूषण देखने में चांदी या सोने जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत तो बहुत सस्ते होते हैं। जो सस्ते वाले आभूषण मिलते हैं उन पर यही किया जाता है, विद्युत लेपन ही किया जाता है। ओके, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। खाद्य पदार्थों के भंडारण उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। खाद्य पदार्थ के भंडारण में जो उपयोग किए जाने वाले टीन के डब्बे होते हैं उनमें लोहे के ऊपर क्या किया जाता है, टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, 29 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों सही दिए हुए हैं। आप एक काम कीजिए, टीआरई का पेपर उठाइए, उसमें देखिए यही पूछा हुआ है, यही सेम टू सेम सवाल है कि जो आप टिफिन का डब्बा ले जाते हैं उसमें टिन की जगह पर, जिंक की जगह पर टिन का क्यों लेते आते हैं, क्योंकि जिंक जो होता है वो अपेक्षाकृत अधिक रिएक्टिव होता है टिन की तुलना में। टिन जो होता है वो कम रिएक्ट करता है, इसलिए क्या होता है, टिन का लेपन चढ़ाया जाता है खाना रखने वाले चीज़ों में। क्यों, क्योंकि वो सुरक्षा प्रदान करता है खाना को और रिएक्ट भी नहीं करता है। टीआरई के पेपर में यही सवाल पूछा हुआ था। ओके, 30 नंबर सवाल है कि लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, तब भी इसका उपयोग पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए किया जाता है। संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर हो जाएगा ए। दोनों सही है और सही के सही स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। जंग को बोल रहा है यार, कोरेजन को बोल रहा है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी ऊर्जा की खपत कम करते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रतिदीप्त नालिकाओं ट्यूबलाइट, जो आपके घर में ट्यूबलाइट लगा हुआ है, की तुलना में ऊर्जा की अधिक खपत करते हैं। संहत प्रतिदीप्त लैंप CFL जो होता है, पहले CFL चलता था, प्रकाश उत्सर्जक डायोड से अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं, परंतु ये पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, एक बार सोचिए। इसी तरह के एप्लीकेशन वाले आपसे सवाल पूछा जा सकता है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। केवल और केवल 1 सही है।
एलईडी जो होते हैं ऊर्जा की कम खपत करते हैं, बाकी दोनों जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। एलईडी जो होते हैं वो ट्यूबलाइट से भी कम खपत करते हैं, और जो आपका CFL है ये पर्यावरण के लिए खतरनाक होता था, इसीलिए इसको धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि भाई पहला केवल सही था। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अक्रिय गैस से भरी होती है जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होता है CFL में। आसुत जल भी विद्युत का एक अच्छा चालक है। पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से होने के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। पेयजल जो देखिए 100% प्योर वाटर जो होगा वो विद्युत का कुचालक होता है। क्या बोला मैंने? 100% प्योर वाटर जो होगा वो विद्युत का कुचालक होगा, यानी कि H2O जो होगा 100% वाला वो विद्युत का कुचालक होगा। लेकिन जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें कुछ एडेड मिनरल्स रहते हैं, या आप हैंडपम्प से निकालें या आप RO कर लें, किसी को भी पिएंगे तो आप उसमें क्या होता है, कुछ एडेड मिनरल्स होता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, वो सुचालक हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है उसी का कि जल में नमक मिलाने पर वह विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 जो है यहाँ पर सत्य दिया हुआ है। पेयजल में एडिड मिनरल्स के साथ जो मुक्त आयन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। जल में नमक मिलाने पर जल विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है। कथन 1 असत्य है, क्योंकि आसुत जल में मुक्त आयन उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है। ओके, निम्न से कौन सा कथन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार ही होता है। यही यहाँ पर वर्णन कर रहा है। इसको मैं पढ़ देता हूँ। जो धारावाही चालक तार के परितः, मतलब उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती हैं, अर्थात संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। जैसे जैसे चालक से दूर जाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम हो जाती है तथा बड़े वृत्त चुंबकीय क्षेत्र की घटती हुई प्रबलता को प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। आगे आएगा, इसमें मैं पढ़ा दूंगा आपको। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के अनुसार सत्य क्या है? ये जो अंगूठा नियम वाला आपने पढ़ा है उसमें क्या बताया जाता है, तो उसमें चुंबकीय जो फील्ड होता है उसकी दिशा बताई जाती है। इसका आंसर होगा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है हमेशा। यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है कि दक्षिणी हस्त अंगूठा नियम के अनुसार कथन ए सत्य है। यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां तार पर लिपटी हों तो अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करती हैं तथा लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी। जो ऐसे आप हाथ घुमाइए तो जो आपका अंगूठा दिखेगा वो किसकी दिशा बताएगा? तो वो आपका बताएगा कि भाई विद्युत धारा किस दिशा में बह रही है। और जो आपका हाथ है वो क्या दिखाएगा कि इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है उनकी दिशा को दिखाएगा। यही ये नियम कह रहा है। ओके, परिनालिका की निम्नलिखित विशेषताओं से कौन सी विशेषताएं हैं? परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं। परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। परिनालिका का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जा सकता है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए हुए हैं। ओके, अगले सवाल से हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। बहुत सारा हिंदी हो गया, काफ़ी कठिन हो जाता है ये पढ़ाना, और मुझे पता है आप लोग बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, कोई और किताब है नहीं NCERT MCQ का मार्केट में जो मैं करवा सकूं। कुछ हैं भी तो वो उतने ढंग के नहीं हैं, लेकिन है क्या ना, अभी भी मैं आपको दिखाया ना, सवाल यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तो इसको रट लीजिए, समझ लीजिए। 2 बार करेंगे तो आपको आसान लगेगा। कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ हो बताने में तो मुझे बता दीजिएगा। बहुत सारा सवाल कराना रहता है तो कहीं पर कुछ मिस्टेक हो सकता है, इंसान ही होते हैं सभी लोग। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।